शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने उनकी सारी दलीलों को खारिज कर दिया और ईडी की कार्रवाई को सही माना। कल फैसला सुनाते हुए अदालत ने कई अहम बातें कही जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जाती हैं। पहला फैसला यह कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध नहीं और ईडी की कार्रवाई सही है। दूसरा, कोर्ट ने यह भी कहा कि केजरीवाल के साजिश में शामिल होने का पता चलता है। तीसरा, केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं। चौथा, कोर्ट के मुताबिक यह कहना गलत है कि चुनावों के वक्त जानबूझकर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है। पांचवा, केजरीवाल के बर्ताव की वजह से ईडी के लिए यह गिरफ्तारी करना मजबूरी हो गया। छठा, कोर्ट ने यह भी कहा कि अदालत राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता दूर करने की जगह नहीं है। केजरीवाल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की दलील पर भी यह कहा गया कि सीएम को विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। कोर्ट की अगर माने तो जांच किसी की सुविधा के अनुसार नहीं चल सकती और गिरफ्तारी का समय ईडी तय करती है। हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत का सिर्फ एक काम है, कानून को लागू करना। दिल्ली हाईकोर्ट से झटके के बाद से अब केजरीवाल के पास में सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता है, जहां पर वो हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे और ईडी की कार्रवाई का विरोध करेंगे। ये दलीलें जो खारिज हुई हैं, ये सारी दलीलें जो है वो अंडर चैलेंज की जा सकती हैं। उसपे जो है मैंने कहा कि ये फाइनल कोर्ट नहीं है, ये हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। हमें जुडिशियल प्रोसेस पे पूरा भरोसा है। तो जो भी फाइंडिंग जिन पॉइंट्स पे आई है वो सारे चैलेंज किए जाएंगे और उस पे जो है फैसला फिर उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट लेगी। हाईकोर्ट के फैसले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने असम के तिनसुकिया में रोड शो के दौरान आज तक से खास बातचीत की। आज तक संवाददाता पूर्णा विकास ने उनसे बातचीत की। शाह के मुताबिक जो लोग दावा करते थे कि उनको गलत तरीके से फंसाया गया है और कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, उनके सारे दावे कोर्ट ने खारिज कर दिए। जो लोग दावे करते थे कि उनको गलत तरीके से फंसाया गया, भ्रष्टाचार कोई हुआ नहीं, उनके सारे दावे आज खारिज हो गए। हाईकोर्ट ने कह दिया कि उनके सबूत भी है और वो खुद और पार्टी दोनों ही भ्रष्टाचार में हुए। तो इसका मतलब होता है हर मुद्दे पर वो देश विरोधी ध्यान दे रहे हैं। वो धारा 370 नहीं होनी चाहिए, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, सीएए नहीं होना चाहिए, यूसीसी नहीं होना चाहिए। हर मुद्दे पर कांग्रेस देश विरोधी चल रही है और उनके नेता कहते हैं देश को उत्तर भारत दक्षिण भारत में बांटना चाहिए। 2024 में जो लोग देश को बांटने की बात करते हैं वो देश कैसे सुशासन होगा। इसीलिए देश की जनता मोदी जी ने जो 10 साल काम किया है उसको देखते हुए मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी जी के साथ भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को झटके के बाद बीजेपी फ्रंट फुट पर है। पार्टी ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री और उनकी आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। वहीं आपने आरोप लगाया कि यह आजादी के बाद देश के इतिहास की सबसे बड़ी सियासी साजिश है। पूरा मामला भारत की राजनीति में आजादी के बाद से लेके सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। एक गहरी साजिश के तहत यह मामला बनाया गया है। आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई ख्याति को और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 10 वर्षों में हासिल करने की उपलब्धि को खत्म करने की कोशिश है। माननीय उच्च न्यायालय ने श्री केजरीवाल के संदर्भ में जो निर्णय दिया है उससे तथ्यों के कठोर धरातल पर आम आदमी पार्टी का अहंकार चकनाचूर हो गया है। स्वघोषित कट्टर ईमानदार का किरदार धारदार तथ्यों के साथ पूरी तरह तार-तार हो गया है।
केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली की राउत सुप्रीम कोर्ट में आज उनकी याचिका पर फैसले की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने हफ्ते में 5 बार अपने वकील से मुलाकात करने की इजाजत मांगी है। अभी जेल नियमावली के मुताबिक हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही वो अपने वकील से मिल सकते हैं और याचिका में केजरीवाल की ओर से कहा गया है कि उनके खिलाफ देश भर में 30 से ज्यादा मामले लंबित हैं। ऐसे में हफ्ते में सिर्फ 2 मुलाकात केस को समझने और निर्देश देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ईडी ने इस अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि जेल मैनुअल इस बात की इजाजत नहीं देता। केजरीवाल को अपने वकीलों के जरिए सरकार चलाने के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता। अब खबर बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान की। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ही मोर्चा संभाल रखा है, दूसरी ओर पार्टी के अन्य नेता लगातार रैलियां कर रहे हैं। एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने चेन्नई में रोड शो किया। आज वो कोयम्बटूर और वेल्लोर में प्रचार करने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर और बिहार के गया में चुनावी रैली करने वाले हैं। उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। वहां पर विधानसभा चुनाव के लिए नड्डा घोषणा पत्र जारी करेंगे। साथ ही ईटानगर में रैली को संबोधित भी किया जाएगा। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जम्मू कश्मीर के कठुआ में रैली करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कल रामपुर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अब पाकिस्तान को पटाखे से भी डर लगता है। आज सम्मान बढ़ा है, कारण है मोदी जी के कारण। सीमाएं सुरक्षित नहीं है। पहले पाकिस्तान भारत के अंदर कहीं भी विस्फोट करा देता था और अब हालात ये है, अगर कहीं पे किसी बारूद में ही कोई पटाखा भी जोर से बच जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि नहीं हमने नहीं किया है, क्योंकि महसूस हो चुका है। इतना अंतर आया है। आरजेडी ने बिहार में अपने कोटे के लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। आरजेडी 23 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अन्य सीटें महागठबंधन की सहयोगी कांग्रेस और लेफ्ट के पास हैं। आरजेडी ने कल 23 में से 22 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया। इसमें से कई नाम तो पहले से ही जगजाहिर थे, बस उनका औपचारिक ऐलान हो गया। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य सारण से उम्मीदवार हैं। उनके खिलाफ बीजेपी के राजीव प्रताप रूढ़ी हैं। वहीं पाटलिपुत्र सीट से मीसा भारती है, जिनकी टक्कर बीजेपी के रामकृपाल यादव से होगी। वैशाली सीट से मुन्ना शुक्ला को आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, जिनके खिलाफ एलजेपी-आर ने अब वीणा देवी को मैदान में उतारा है। एक सीट है हाजीपुर, वहां से आरजेडी ने शिवचंद्र राम को उतारा है। वहां से चिराग पासवान एनडीए के उम्मीदवार हैं। एक अहम सीट सीवान पर अब तक आरजेडी ने अपना पत्ता साफ नहीं किया है। यहां से आरजेडी के सांसद रहे शहाबुद्दीन की पत्नी नाराज होकर हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में है। वहीं माना जा रहा है कि आरजेडी अवध बिहारी चौधरी को सीवान से टिकट दे सकती है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी बीजेपी में जारी घमासान के बीच में शुभेंदु अधिकारी ने एक नया दांव चलाया। उन्होंने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए वादा किया कि अगर बीजेपी बंगाल में सत्ता में आई तो उन सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को 5-5 हजार रुपए का भत्ता दिया जाएगा जिन्हें टीएमसी ने जेल में भेजा है। शुभेंदु अधिकारी ने इसे संग्रामी भत्ता नाम दिया है। इसे लेकर टीएमसी ने नाराजगी जाहिर की है और चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी सरकार जेदिन राज्य आसबे सबके संग्रामी भाता देव आमरा संग्रामी भाता देव 5,000 টাকা করে ভাতা দেব যাদের ততজনকে জেল খাটিয়েছে। শুভেন্দু অধিকারী বলছে ক্ষমতায় এলে ওদের যারা গ্রেপ্তার হয়েছিল তাদের সংগ্রামী ভাতা দেবে। ঘোড়ার ডিম, পুরোদস্তুর ভাঁওতা। প্রথমত তো ক্ষমতায় আসবে না কোনোদিন। মাসির যদি গোপ থাকতো তাহলে মেসমশাই হতো। ক্ষমতায় আসবে না বলে বসলো ভাতা দেব। সুতরাং ক্ষমতায় না এলে দিতেও হবে না, মুখে লাগাম নেই। অন্যদিকে এমসিসি চলছে, আদর্শ আচরণবিধি, তার মধ্যে এরকম টাকা দেবো ভাতা দেবো এগুলো বলা যায় নাকি? তো বেআইনি কাজ করছে। ইলেকশন কমিশন দেখুক। एनआईए के खिलाफ आज कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है और एनआईए ने बंगाल पुलिस की एफआईआर का विरोध किया है। सुबह 11 बजे सुनवाई शुरू होने की उम्मीद है। इसी मसले को लेकर सियासत भी तेज है। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि एनआईए के मामलों को लेकर उनकी पार्टी कोर्ट में जाएगी और एनआईए बीजेपी को लेकर सबूत देगी। बिल्कुल जाएंगे। और भैया सुन लो, जो एनआईए के हित में बोल रहे हैं ना कि कोई मीटिंग नहीं हुआ था, उनको बस इतना कहना चाहता हूँ कि मीटिंग का आप छोड़ दो। आपके हाथ में पैकेज का बीजेपी का जो आदमी गया एनआईए का ऑफिसर के घर में, वो सफेद शर्ट पहन के
हाथ में पैकेट लेके घुसा है और जब निकला है तो बिना पैकेट के निकला है। इसका हाई क्वालिटी फुटेज भी सुप्रीम कोर्ट में हम लोग देंगे। उसका हिम्मत है तो उसको जो बोलना है वो कोर्ट में बोले। बंगाल में सियासत के बीच में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इफ्तार पार्टी में पहुंचे। कोलकाता में यह कार्यक्रम था और इस दौरान वो इफ्तार में शामिल हुए।